28 मई 2019 73 माउंट गैम्बियर, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। 9 गोताखोरों का एक समूह शाफ्ट नामक पानी के नीचे की गुफा में गोता लगाने की तैयारी कर रहा है। आखिरी क्षण में 9 सदस्यों में से एक ने उस दिन गोता न लगाने का फैसला किया और वहीं रुक गया। वे सभी एक दिन पहले उसी गुफा में गए थे, लेकिन बहुत गहराई तक नहीं गए और आज वे और अधिक खोज करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था कि क्या होने वाला था जब कुछ सदस्य इस दुर्भाग्यपूर्ण गोता पर जीवित वापस नहीं आएंगे। यह माउंट गैम्बियर डाइविंग घटना की कहानी है। द शाफ्ट के नाम से जाने जाने वाले सिंकहोल का प्रवेश द्वार एक 3 फीट चौड़ा सिंकहोल है जो एक बड़ी पानी के नीचे की गुफा की ओर जाता है, जो अपने साफ पानी और दिलचस्प आंतरिक संरचना के लिए जानी जाती है। इसकी खोज 1938 में माउंट गैम्बियर से कुछ किलोमीटर दक्षिण में ऑलिंडेल ईस्ट के पास एक खेत में थॉम्पसन पैडॉक के नाम से जाने जाने वाले एक मैदान में हुई थी, जब एक घोड़ा लगभग 1 फुट के एक छोटे से छेद पर ठोकर खा गया था, जो एक बड़े सिंकहोल का प्रवेश द्वार पाया गया था। बाद में अन्वेषण के लिए छेद को लगभग 3 फीट व्यास तक खोला गया था। 1960 के दशक के मध्य में एक स्थानीय गोताखोर बारिश से बढ़े हुए 2.6 फीट के छेद से गुफा के 56 फीट चौड़े झील कक्ष में उतरा और लगभग 69 फीट की गहराई तक पहली बार उतरा। मुख्य कक्ष लगभग 460 फीट लंबा और 260 फीट चौड़ा है। जल स्तर जमीन से लगभग 23 फीट नीचे है और इस बिंदु पर छेद काफी चौड़ा है। सतह के उद्घाटन के ठीक नीचे एक चट्टान का ढेर लगभग 118 फीट की न्यूनतम गहराई तक बढ़ जाता है। एक सुरंग उत्तर पश्चिम में लगभग 260 फीट की गहराई तक फैली हुई है और पूर्व की ओर एक और सुरंग अधिकतम 407 फीट की गहराई तक पहुंचती है। छेद के आकार और गिरने की ऊंचाई के कारण गोताखोरों और उपकरणों को एक होइस्ट सिस्टम का उपयोग करके अलग अलग कक्ष में उतारा जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि यह नाम सूरज की रोशनी की चमकीली किरण से लिया गया है, जो धूप वाले दिन प्रवेश द्वार से गहराई तक पहुंचती है। 26 मई 1973 को 9 गोताखोरों का एक समूह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के माउंट गैम्बियर में पहुंचा, जिसका उद्देश्य द शाफ्ट में गुफा में गोता लगाना था, जो अपने साफ पानी और आकर्षक आंतरिक संरचना के लिए गोताखोरों के बीच प्रसिद्ध था। जॉन एच बोकरमैन, पीटर एस बूर, क्रिस्टीन एम मिलॉट, ग्लेन मिलॉट, स्टीफन मिलॉट, लैरी रेनॉल्ड्स, गॉर्डन जी रॉबर्ट्स और रॉबर्ट जे स्मिथ 8 गोताखोर थे जिन्होंने गुफा में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। समूह के 9वें सदस्य जॉन हार्पर ने गोता न लगाने का फैसला किया था और इसके बजाय सिंकहोल के पास रहकर गर्म सूप तैयार करना और अन्य तरीकों से समूह की सहायता करना चाहते थे। दुर्घटना से एक दिन पहले समूह ने बीवी एशबी के फार्म हाउस में अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और सिंकहोल में एक सफल गोता पूरा किया। लगभग 150 फीट पानी में एक शॉर्ट लाइन का विस्तार किया और रॉक पाइल के रूप में जाना जाने वाला प्राथमिक बिंदु पर पहुंच गए, जो सिंकहोल प्रवेश द्वार से लगभग 130 फीट नीचे चूना पत्थर के मलबे का एक केंद्रीय ढेर था। सतह पर आने से पहले उन्होंने चट्टान के ढेर की परिधि का संक्षिप्त अन्वेषण किया। अपनी शॉर्ट लाइन के साथ समूह ने अगली सुबह वापस लौटने और गुफा का और अन्वेषण करने की योजना बनाई। 28 मई की सुबह समूह माउंट गैम्बियर में अपने सिलेंडरों को फिर से भरने के बाद सिंकहोल पर पहुंचा और जल्दी से चट्टान के ढेर पर उतर गया। गोताखोरों की रिपोर्ट के अनुसार उनके पास किनारे से आगे अन्वेषण करने की कोई योजना नहीं थी, जो मुख्य कक्ष के एक तरफ गुफा की एक संकीर्ण और नीचे की ओर ढलान वाली निरंतरता थी, जो सिंकहोल उद्घाटन के प्राकृतिक प्रकाश शाफ्ट से बहुत दूर थी। चट्टान के ढेर को व्यापक रूप से सुरक्षित मनोरंजक गोताखोरी की सीमा के रूप में माना जाता था।
आसपास की गुफा अंधेरी, अज्ञात और ढीली गाद से ढकी हुई थी और चूना पत्थर का मलबा यह नीचे की ओर गहराई तक जारी रहा, जहां नाइट्रोजन नार्कोसिस के प्रभाव गंभीर हो गए यदि श्वास गैस को हीलियम द्वारा पतला नहीं किया गया था। चट्टान के ढेर की परिधि की गहराई पर भी नार्कोसिस के प्रभाव काफी होते, जिसने पहले से ही गोताखोरों के निर्णय को प्रभावित किया होगा। जबकि प्रारंभिक अवतरण ठीक रहा, 8 गोताखोर गोता लगाने की शुरुआत में कई स्थापित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहे। शॉर्ट लाइन गुफा के तल तक पूरी तरह से विस्तारित नहीं हुई, कोई अतिरिक्त वायु टैंक नहीं थे और गोताखोरों के पास पर्याप्त वायु प्रबंधन रणनीतियां नहीं थीं। समूह ने विशिष्ट गोताखोरी भागीदारों की स्थापना नहीं की थी और उन्होंने किसी भी प्रकार की सुरक्षा गाइडलाइन का उपयोग नहीं किया था। ग्लेन मिलॉट ने बाद में कहा कि उन्होंने सुरक्षा लाइनों का उपयोग नहीं किया क्योंकि इतनी छोटी जगह में 8 अलग-अलग रेखाएं गोताखोरों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती थीं। रॉबर्ट स्मिथ, जिन्होंने पहले 8 बार सिंकहोल में गोता लगाया था और गोता लगाने की अधिकांश योजना तैयार की थी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि समूह के अन्य सदस्य गुफा में उतनी गहराई तक जाएंगे जितनी वे गए थे। स्मिथ को चट्टानों के ढेर के किनारे नाइट्रोजन नार्कोसिस के लक्षण महसूस होने लगे। उनके डेप्थ गेज पर लगभग 180 फीट की रीडिंग थी। स्मिथ, एक कुशल गोताखोर जो नार्कोसिस के लक्षणों से अवगत था, ने अपने समूह को संकेत दिया कि वह चट्टानों के ढेर के शीर्ष पर वापस आ रहा है। समूह ने संकेत दिया कि वे खोज जारी रखने जा रहे हैं। स्मिथ चट्टानों के ढेर के पास रुके और जानवरों की हड्डियों को खोजने के प्रयास में लगभग 8 मिनट तक उसका चक्कर लगाया। फिर उन्होंने ग्लेन मिलॉट की मशाल को वहां से वापस आते देखा जहां अन्य लोग गए थे। अपनी हवा पर नजर रखने और यह महसूस करने के बाद कि उसका समय समाप्त हो रहा है, ग्लेन मिलॉट ने क्रिस्टीन मिलॉट को याद दिलाने की कोशिश की कि उसका समय भी समाप्त हो रहा है, लेकिन वह उसके ऐसा करने से पहले ही चली गई थी। जब स्मिथ और ग्लेन मिलॉट फिर से मिले और साथ में सतह पर आए तो लैरी रेनॉल्ड्स पहले ही अपना गोता समाप्त कर चुके थे। पीटर बूर 30 सेकंड बाद अपने टैंक में लगभग बिना हवा के सतह पर आए। ग्लेन मिलॉट ने जल्दी से एक अतिरिक्त टैंक लगाया और वापस पानी में चले गए, यह जानते हुए कि अन्य लोग भी इसी तरह कम हवा की आपूर्ति से पीड़ित होंगे। वह नीचे उस जगह गया जहां चट्टान नीचे गिरने लगी थी, जो 225 फीट थी। उसने किनारे पर स्टीफन मिलॉट की टॉर्च और कैमरा पाया। बड़ी मात्रा में गाद बिखरी हुई थी और लगभग कोई दृश्यता नहीं थी। ग्लेन मिलॉट केवल इतना कर सकते थे कि वे सतह पर वापस आ जाएं। जब तक वे सतह पर आए तब तक एक एम्बुलेंस सिंकहोल तक पहुंच चुकी थी। जब पीटर बूर गुफा के चारों ओर देखने के लिए वापस गए तो उन्होंने किसी को नहीं देखा। तब तक समूह को एहसास हो गया था कि वे जीवित बचे लोगों की बजाय शवों की तलाश कर रहे थे। जब बचे हुए लोग निर्धारित गोता के अंत में वापस सतह पर जाने के लिए मुड़े तो उन्होंने गॉर्डन रॉबर्ट्स और क्रिस्टीन मिलॉट को चट्टान के ढेर पर वापस जल्दी से चढ़ते हुए देखा। लेकिन जिस ढलान से वे नीचे उतरे थे उसी ढलान पर तैरने के बजाय वे सीधे ऊपर की ओर तैरे, शायद इस चिंता के कारण कि उनकी हवा जल्द ही खत्म हो जाएगी। दोनों गोताखोर एक छत के गुंबद में घुस गए, जहां से सीधे ऊपर की ओर तैरकर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले कि रॉबर्ट्स ने उन्हें वापस संकेत दिया कि वे खो गए हैं, रेनॉल्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने अपनी मशालों को बेतहाशा बाहर निकलने की तलाश करते हुए देखा था। रेनॉल्ड्स ने दावा किया कि गॉर्डन रॉबर्ट्स और क्रिस्टीन मिलॉट भयभीत दिखाई दिए। दोनों को आखिरी बार इसी स्थान पर देखा गया था। जीवित बचे एक गोताखोर ने दावा किया कि उसने अपने समूह के एक अन्य सदस्य को लगभग उसी समय गुफा में और भी गहराई में तैरते हुए देखा था। यह जॉन बोकरमैन था,
जिसे शायद यह एहसास नहीं हुआ होगा कि वह मौत की ओर तैर रहा था, क्योंकि वह शायद गंभीर नाइट्रोजन नार्कोसिस से पीड़ित था। गोताखोरों के बाहर आने से कुछ समय पहले स्टीफन मिलॉट को भी गुफा की छत के नीचे देखा गया होगा। 29 मई 1973 को पुलिस अंडरवाटर रिकवरी स्क्वाड ने एक दुर्घटना के बाद एक गुफा में 200 फीट की गहराई से गोता लगाना शुरू किया। खोज संक्षिप्त और असफल रही, क्योंकि टीम ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं थी। 30 मई को दूसरा प्रयास असफल रहा और गोता लगाने के लिए नौसेना की विशेषज्ञता की आवश्यकता के कारण खोज को स्थगित कर दिया गया, जिसके लिए प्रशिक्षण में कई महीने लगने की उम्मीद थी। भूस्वामियों को अपनी संपत्ति पर 3 शवों के फंसने से असहजता महसूस हो रही थी, जिसके कारण मेलबर्न से एक शौकिया गोताखोरी दल और पुलिस गोताखोरी दल ने अपनी पुनर्प्राप्ति तैयारियों को अंतिम रूप दिया। 9 मार्च 1974 को आरजी ट्रेनर और गोताखोरों की एक टीम ने बेहतर डाइविंग गियर से लैस होकर द शाफ्ट में प्रवेश किया। उन्हें 185 फीट की गहराई पर क्रिस्टीन मिलॉट और गॉर्डन रॉबर्ट्स के शव मिले। ट्रेनर ने 20 फीट नीचे एक चट्टान के नीचे जॉन बोकरमैन के शव को भी ढूंढ निकाला। ट्रेनर ने शवों को आसानी से बरामद करने योग्य स्थान पर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन हवा की कमी के कारण प्रयास छोड़ दिया। अगले दिन गोताखोरों ने शवों को वापस लाने और बरामद करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। कई और गोता लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन शवों को फिर से नहीं निकाला जा सका। गोताखोरी के तीसरे दिन 11 मार्च 1974 को क्रिस्टीन मिलॉट और गॉर्डन रॉबर्ट्स के शव 195 फीट की गहराई से बरामद किए गए। नाइट्रोजन नार्कोसिस के कारण बोकरमैन के शव की बरामदगी रोक दी गई। लंबे प्रयासों से उबरने और अंतिम शव बरामदगी के लिए आगे के प्रशिक्षण के लिए गोताखोरों को 1 महीने के लिए घर भेज दिया गया, जो इसकी अत्यधिक गहराई और स्थिति के कारण सबसे चुनौतीपूर्ण था। अंतिम गोता योजना में शव के स्थान को सुरक्षित करने के लिए 1 दिन गोता लगाना, संभावित मादक प्रभावों से उबरने के लिए गोताखोरों के लिए एक आराम का दिन और शव को निकालने के लिए तीसरा दिन शामिल था। अंततः जॉन एच बोकरमैन का शव दुर्घटना के 11 महीने और 11 दिन बाद 9 अप्रैल 1974 को 215 फीट की गहराई पर गुफा से बरामद किया गया। तो माउंट गैम्बियर डाइविंग घटना के बारे में हमें बस इतना ही पता चला, और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, और अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें।